हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भी आपका वर्ण है उस हिसाब से आपको जो आपके कर्म है वो आखिरी दिन तक करने हैं। एक यूथ जो 25 से 30 साल का यूथ हो वो कैसे करोड़पति बन सकता है? दो ही चीज आपको रिस्क में ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है आपकी निवेश की अवधि कितनी लंबी है। अगर आपके निवेश की अवधि लंबी है यानी 7 साल 10 साल 15 साल तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा कमाई से ज्यादा देर कमाई का सोचिए। अब गलती क्या करते हैं लोग, उनकी निवेश की अवधि होती है 1 साल और वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, और क्योंकि वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा डूबता है और फिर वो कहते हैं मार्केट तो जुआ है, सट्टा है। SIP को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत पैसे मिल सकते हैं, कभी डूब सकते हैं, तो बहुत सारे लोग चाह करके भी डरते हैं। बिल्कुल बढ़ने वाली है और इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। और जब आप रेस में शामिल होते हैं तभी आप लड़ाई जीत सकते हैं, बिल्कुल। रेस से हटके। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि आपको स्वर्ग कब मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा जब आप अपना काम करते हुए अगर आपकी मृत्यु हो। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो जब बोलते हैं उनके हर सुझाव में लगता है जैसे सोना चांदी और रुपया पैसा बरस रहा हो। नाम है संजय कथुरिया, बिजनेस कोच हैं, इन्वेस्टमेंट गुरु हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरीके से जो यूथ है या किसी भी उम्र के लोग हैं वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, कैसे अपने बुढ़ापे को सफल बनाएं, कैसे अपनी जवानी को बहुत ही अच्छा बनाएं कि उन्हें कभी पैसे की तंगी न झेलनी पड़े। संजय जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। आज हम लोग जब बैठे हैं तो सबसे बड़ा यही इशू है लोगों के सामने कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इस पे हम बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और अचानक से फिर आपने अपनी दिशा बदल ली और आप बिजनेस लाइन में घुसे, और आज अगर यूट्यूब कोई खोलता है तो जो भी हर दूसरी तीसरी जो रील होती है, जो शॉर्ट्स होते हैं, वो वीडियो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ज्ञान बांटते नजर आते हैं। नवनीत जी देखिए, बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और पापा पहले ONGC में काम करते थे और मम्मी होम मेकर हैं। एक ब्रदर है, यंगर ब्रदर है। तो एक टिपिकल जो एक परिवार होता है, मिडिल क्लास परिवार होता है, वैसा परिवार था। वही स्कूटर पे हम आगे खड़े, छोटा भाई मम्मी और पापा के बीच में बैठा, वैसा एकदम हाँ, एक जैसे फोटो वाला हाँ, एक वो पिक्चर परफेक्ट, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली थी हम। और आज भी हमारे वो जो रूट्स हैं वही हैं। आई एम श्योर हम लोग ने काफ़ी अपने जीवन के स्तर में इजाफा किया, मेहनत करी, बट आज भी हम माइंडसेट से कहें तो वैसे ही जीते हैं। सिंप्लिसिटी से ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, ओवर एक्सपैंड ना करें, और यही वैल्यूज़ हमें मिली। फ्रुगैलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मेहनत वॉज नॉट एन ऑप्शन, इट वॉज अ कंपल्शन कि मेहनत तो करनी ही करनी है। तो यही चीज़ें से स्टार्ट किया, और क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ घर का तो पापा को सपोर्ट कर रहा था। पापा इन्वेस्टमेंट 1980 से करते हैं। ओके। तो बहुत टाइम हो गया उनको इन्वेस्ट करते हुए मार्केट्स में। और जब 1990 का दशक था तो मैं तब तक बड़ा हुआ, 10-12 साल का धीरे धीरे होने लगा। तो लेट 90s में पापा ने मुझे भी काम पे लगा दिया। बोले ये स्लिप ज़रा जमा करके आओ, ये अपना डिविडेंड आया, डिविडेंड जमा कर दो। तो ऐसे काफ़ी क्लरिकल काम मैंने किए, और क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लरिकल काम किए तो मुझे एक नॉलेज बनी काम करने की कि कैसे काम होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। और फिर मेरी 12वीं में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, करीबन 98% के आसपास मुझे PCM में आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो स्कोर की वजह से मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी और फिर मैंने जो है अपनी MBA करी फिनेंस में। और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे नंबर्स में बहुत रुचि है। ओके। तो मेरे को किसी ने बोला कि तुम नंबर्स में रुचि तो तुम कब करो, फिनेंस MBA करो। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है, अच्छा फील्ड है, बढ़िया है, फिनेंस वाले अच्छा करते हैं ज़िंदगी में। तो मैं फिनेंस में चला गया। फिनेंस में तो मेरे को बड़ा मज़ा आया फिनेंस में। अच्छा। इन्वेस्टमेंट्स और जो भी फिनेंस के अलग अलग एलिमेंट्स थे वो मैं समझा। फिर मैं जब MBA कर रहा था तो उस दौरान मुझे मौका मिला डेनमार्क जाके पढ़ने का 2 महीने के लिए। तो 2007 में मैं डेनमार्क गया पढ़ने के लिए। कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल जो उनकी राजधानी है जी, उधर उनका कॉलेज था। तो वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ मैं मल्टीकल्चरल लोगों से मिला, 50 नेशंस के लोग आए हुए थे जिनसे मुलाकात हुई, रूबरू हुए। तो बड़ा अच्छा एक लर्निंग का माहौल मिला। और उसके बाद जॉब लगा तो फिर पैसे बनाने चालू किए। अच्छा, मैं टीचर था तो मैं बहुत शुरू से पैसे बनाने लग गया था। मतलब मैं आई थिंक 2006 से मैंने पैसे बनाने चालू कर दिए। तो तब से मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। पापा से सीख रहा था, PPF अकाउंट खोला, PPF डालना चालू किया,
स्टॉक्स में पैसा डालना चालू किया। वो शुरू में ऑप्शंस भी किए, बाइंग ऑप्शंस जो करते हैं लोग, जो गलती करते हैं वो भी की। तो सारी गलतियां करी जो जी। आज हम बोलते मत करो मत करो, तो वो हमने करी हैं सारी। अनुभव इसलिए से कहते- सीखा आपने। अनुभव से बहुत सीखा, अनुभव नहीं सिखाया, अनुभव सबसे अच्छा टीचर था। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स चालू करी, और फिर 2008 में जब मैंने MBA पूरी करी तो तब मैंने SIP के बारे में पहली बार सुना कि SIP क्या होता है। तो मुझे समझ आ गया, मतलब यार चीज़ ठीक लग रही है, तो जी। हमने पैसा डालना चालू कर दिया SIP के माध्यम से। और कुछ सालों बाद जब मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट खोल के देखा, 5 साल पहले तो ऐसा नहीं था, ऐप होती नहीं थी, बिल्कुल। तो मैंने अकाउंट स्टेटमेंट देखा, मैंने बोला वाह यार, हम्म। मैंने पैसे देखे भी नहीं थे कितने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और मेरे पैसे दुगने हो गए थे। एक किक मिला वो। बहुत किक मिला। मैंने बोला यार क्या, मैंने दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, तो अब तो मैं आगे से सिर्फ SIP करूंगा। तो तब से मैं सिर्फ जो है SIP कर रहा हूँ, और SIP बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। और 39 की एज तक आते आते मेरे पास इतना कॉर्पस हो गया था कि मुझे लगा अब मेरे को किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम करने की जरूरत नहीं, वो तो करते रहना चाहिए कोशिश करके। आपको, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भी आपका वर्ण है उस हिसाब से आपको जो आपके कर्म है वो आखिरी दिन तक करने हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि आपको स्वर्ग कब मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा जब आप अपना काम करते हुए अगर आपकी मृत्यु हो तो। जैसे दुर्योधन को स्वर्ग मिला, क्यों मिला? क्योंकि वो रणभूमि में था और अपना फर्ज निभा रहा था, काम कर रहा था। और जब आप रेस में शामिल होते हैं तभी आप लड़ाई जीत सकते हैं, बिल्कुल। रेस से हटके नहीं। बिल्कुल। और ये जो आपने दौर बताया कि जब आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की और फिर आपने SIP स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका स्ट्रगलिंग दौर रहा होगा, शुरुआती दौर रहा होगा, और आपने उसमें आपने कैलकुलेशन नहीं किया और अचानक से आपने 4-5 साल बाद देखा कि आपको लगा कि बहुत अच्छा रिटर्न मिला। तो एक यूथ जो 25 से 30 साल का यूथ हो, जो अभी नौकरी स्टार्ट किया हो या उसे 4-5 साल 6 साल हुए हों करने, मान लीजिए उसके पास 5 लाख रुपए सालाना का उसका CTC हो, 6 लाख का हो, 8 लाख का, 10 लाख का हो, वो कैसे करोड़पति बन सकता है? क्या उसका इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होना चाहिए कि वो एक 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल जो भी टारगेट रख के चले, वो जो है कुछ पैसे अच्छी खासी संख्या बना पाए? देखिए, करोड़पति कोई भी बन सकता है, सिर्फ समय समय का खेल है। तो इसको ऐसे देखते हैं कि आपको अगर पहला 1 करोड़ पाना है, ठीक है, मैं अब आपको इक्वेशंस बताता हूं। अगर आपको पहला 1 करोड़ रुपए 15 साल में पाना है, जी, ठीक है, आप तय कर लेते हो आज से 15 साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो 12% पे कंपाउंडिंग करता है, तो 14,000 रुपए पर महीने से आप स्टार्ट करेंगे और उसको साल का 7% स्टेप अप करेंगे, मतलब हर साल 7-7% बढ़ाते रहेंगे, तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 15 साल में आपको 1 करोड़ मिल गए। बिल्कुल। ये तो 12% कंपाउंडिंग पे, ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है। पर अगर आप कहते हैं नहीं, मैं 15 साल में नहीं, मैं 10 साल में करोड़पति बनना चाहता हूं, तो काफी लोग कोशिश करेंगे कि मेरे रिटर्न्स बेटर हो जाए, 12% की जगह मैं 15 बना लूं, 18 बनूं। आप इस पे फोकस मत करिए, बिल्कुल। क्योंकि रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है। इट इज नॉट इन योर हैंड्स। आपके हाथ में क्या है? निवेश और समय, दो बिल्कुल। चीजें आपके हाथ में। जी, तो अब आपका जो निवेश पहले 14,000 रुपए था, अब आपको 34,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। तो 34,000, 7% स्टेप अप एवरी ईयर, तो आप पहुंच जाओगे 1 करोड़ रुपए में 10 साल में। 10 साल। पर आप कहते हो नहीं जी, मेरे को तो 7 साल में 1 करोड़ पहुंचना है, तो यही 34,000 बन जाएगा 54,000 रुपीज। तो बड़ा सिंपल इक्वेशन है। अगर 15 साल में बनना है तो 14,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है, 10 साल में बनना है तो 34,000 रुपए करना है, और अगर 7 साल में बनना है तो आपको करीबन 54,000 रुपए करना है। अब आप कहते हैं कि एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो 50,000 कमा रहा है वो आराम से 12 से 14,000 रुपए महीना सेव करके इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर वो आज स्टार्ट करता है तो 15 साल में उसके पास 1 करोड़ रुपए होगा। पर जो उसका अगला 1 करोड़ रुपए है वो 15 साल में नहीं आएगा, वो 5 साल में आ जाएगा। जितना अमाउंट बढ़ता जाएगा, हाँ, उसी तरीके से। तो अब 2 करोड़ हो गए उसके पास जी। अब जो अगला 1 करोड़ है, अगला 2 करोड़ है, वो उसका कितने टाइम में आएगा? वो उसका आएगा 5 से 6 साल में, और उसके अगला 4 करोड़ जो है वो भी आएगा 5 से 6 साल में। तो अब आप पावर देखिए यहां पे कि अचानक से करोड़ जो है मल्टीप्लाई होने लग गए हैं। तो पहले 1 करोड़ आने में टाइम लगा, बिल्कुल। फिर दूसरा करोड़ आने में बहुत कम टाइम लगा, फिर इसको जोड़ के जो दूसरा करोड़ है वो भी बहुत कम टाइम लगा। तो इस तरीके से बहुत कम टाइम में आप जो है बहुत अच्छा अपने लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ये है कि जैसे SIP को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, और अभी भी जो आम आदमी है वो जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है सेविंग के, जैसे FD हो गया और अन्य चीज़ें हैं, या गोल्ड ले लिया,
तो उसी में अभी ज़्यादातर करते हैं। उन्हें लगता है कि एसआईपी या ऐसे स्टॉक मार्केट ये सब एक जुआ है, ये कभी बहुत पैसे मिल सकते हैं, कभी डूब सकते हैं। तो बहुत सारे लोग चाह करके भी डरते हैं। और ज़्यादातर जैसे जो ऐसे हैं सरकारी सर्विसेज में हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में, हालांकि अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, तो वो लोग डरते हैं एसआईपी करने से, या और जो नए नए जो फॉर्मेट आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के डर को दूर करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें हैं? देखिए, डर आप पहले समझिए कि आपको डर क्यों लग रहा है। कोई भी चीज़ से डर क्यों लगता है? क्योंकि उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, अब आप और मैं हवाई जहाज चलाने से डरेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है, ना बिल्कुल। प्रैक्टिस है। बिल्कुल, और एक व्यक्ति जो पायलट है उसके लिए रोज का काम है। बिल्कुल। आप और मैं हार्ट सर्जरी से डरेंगे, पर जिसके लिए रहे वो तो दिन में 6 कर लेता है, 8 कर लेता है। तो नॉलेज और प्रैक्टिस जो है वो आपको एक डर से आगे निकालती। तो पहले आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज कैसे लेंगे? आप देखिए पास्ट में क्या हुआ है। आप देखिए कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहां पहुंच सकते हैं। आप रिस्क को समझिए। बहुत लोग रिस्क को नहीं समझते जी। देखिए, लोग है ना रिस्क उल जलूल तरीके से लेते हैं। रिस्क के दो ही चीज आपको रिस्क में ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है कि आपकी निवेश की अवधि कितनी लंबी है। अगर आपके निवेश की अवधि लंबी है, यानी 7 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि वो आंतरिक जो वॉलेटिलिटी होगी वो आप झेल सकोगे, क्योंकि आपका गोल 15 साल दूर है। बिल्कुल। आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। पर यही अगर आपकी निवेश की अवधि 3 साल है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। अब गलती क्या करते हैं लोग? उनकी निवेश की अवधि होती है 1 साल और वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, और क्योंकि वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा डूबता है, और फिर वो कहते हैं मार्केट तो जुआ है, सट्टा है। रूल बड़ा सिंपल है, आप रिस्क ज्यादा तब लीजिए जब आपकी अवधि ज्यादा हो। अवधि ज़्यादा हो। दूसरी चीज, काफी लोग बोलेंगे अवधि ज्यादा है पर मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे को मेरे पोर्टफोलियो में लाल नहीं देखना है, तो आप इक्विटी में मत आइए। एफडी में डालिए पैसा, बॉन्ड्स में डालिए पैसा, लिक्विड फंड्स में डालिए पैसा। उधर रिटर्न्स अच्छे नहीं बनेंगे पर रिस्क कम होगा। तो आपको ट्रेड ऑफ तो करना पड़ेगा ना। जी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बोले मैं रिस्क नहीं लूंगा और मुझे साल के 15-16% रिटर्न कमाने, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा, पर इसको समझ लीजिए। जी। रिस्क समझ लीजिए। ज़्यादा कमाई करनी है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा कमाई से ज्यादा देर कमाई का सोचिए। ज़्यादा देर कमाई, कि अगर आपने ज्यादा देर कमाई का सोच लिया तो आपकी ज्यादा कमाई हो ही जाएगी। तो एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोग एफडी करते हैं और जो परंपरागत चीज़ों पे करते हैं, और लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अभी आपने कहा कि आप किस तरीके से आप एसआईपी में कर सकते हैं, उन चीज़ों में कर सकते हैं। क्या सिर्फ एफडी ही सबसे सुरक्षित ठिकाना है इन्वेस्टमेंट का, या और भी कोई जो है? देखिए, हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्क लैडरिंग, यानी कि रिस्क की भी एक सीढ़ी होती है ना। सबसे कम रिस्क, फिर थोड़ा रिस्क, थोड़ा रिस्क, थोड़ा रिस्क। देखिए, सब इस लैडर में सबसे नीचे यानी सबसे कम रिस्क जो है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इशू होते हैं। तो गवर्नमेंट की बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो उससे डिफॉल्ट कर दिया तो मतलब देश का डिफॉल्ट हो जाएगा। तो वो होता है सबसे सिक्योर। पर एफडी में भी आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप एफडी कर रहे हैं और वो बैंक कल को डूब जाए, डूब सकता है, पहले डूबे हैं बिल्कुल डूब सकता है, तो आपको 5 लाख से ऊपर का अमाउंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आइडियली अगर आप एफडी करते हैं तो 5 लाख के आसपास ही एक बैंक में करें एफडी, बाकी आप और एफडीज कर सकते हैं। अब रिस्क लैडर में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हल्का सा ऊपर चलते हैं, तो यहां पे आ जाते हैं आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे है? जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसको उधार लेना है तो वो बैंक के पास जा सकती है या आम जनता के पास आ सकती है, दोनों काम कर सकते हैं। अब बैंक में क्या होता है, एक बार बैंक में जाने का प्रोसेस कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, उनके लिए इजी नहीं होता, तो वो जनता से भी पैसा लेती है। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, वो जनता से पैसा लेते हैं और जनता को ब्याज दर से थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। अब बैंक हो सकता है उनसे 13-14% ब्याज ले ले, ठीक है, पर जनता को आज एफडी में 6-7% मिल रहा है, तो जनता को 9-10% मिलता है, 11% मिलता है, तो वो खुश हो जाते हैं। तो इनको 3% ज्यादा मिल जाएगा, इनका 3% बच जाएगा, तो और ये सारा 6% का फायदा बैंक लेके जा रहा था। तो आजकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी एक बहुत अच्छा विकल्प बन गया, जहां बड़ी कंपनीज आम निवेशक से पैसा लेती है। ये बॉन्ड्स जो हैं 6 महीने से लेकर 3 साल तक के होते हैं, आपका पैसा 6 महीने से 3 साल लॉन्ग टर्म। कंपनी बड़ी होती है, उसकी रेटिंग होती है, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, एक विंट वेल्थ करके प्लेटफॉर्म है, वैसे आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। उस पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्या कंपनी क्या कर रही है,
कितना ब्याज दर दे रही है, कब कब आपको ब्याज मिलेगा, सारी चीजें उसमें लिखी होती है। तो इससे आपको फायदा क्या है? इससे आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आपने रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लिया और आपके रिटर्न्स अभी भी फिक्स्ड है, पर एफडी से ज्यादा है और इक्विटी से कम रिस्क है, क्योंकि इक्विटी में तो प्राइस ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल। कल आपने रिलायंस 1500 का ले लिया, वो 1400 हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, पर यहां पे आपका पैसा जो है जितना बोला गया उतना पैसा मिलेगा। और छोटे बॉन्ड्स होते हैं 6 महीने से लेकर 36 महीने के, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो अब रिस्क लैडर में आप थोड़ा ऊपर हो गया। अब अगला स्टेप लीजिए। अगला स्टेप होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? खिचड़ी। उसमें इक्विटी भी है, डेट भी है। तो इक्विटी से आपको अपसाइड मिल जाता है, यानी ग्रोथ मिल जाती है। डेट से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अगर उस फंड ने 100 रुपया निवेश किया है तो 65 रुपया उसका इक्विटी में होगा, 35 रुपया जो है उसका वो डेट में होगा। ठीक है, तो ये खिचड़ी बन गई। अब इसके ऊपर आएंगे तो अब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सीढ़ी है ना, ये धीरे धीरे चढ़ना सीखिए अपनी क्षमताओं के हिसाब से। हाँ, अपनी रिस्क टेकिंग। अच्छा, लोगों को क्या लगता है अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं सारे 1 लाख का रिस्क ले लूं? अरे मत करो। आप 90,000 रुपए से एफडी करो, 10,000 रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालो। बिल्कुल। कल को कुछ खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो गया तो 10,000 ही जाएगा ना, बिल्कुल, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। लोग यही गलती करते हैं, उनको ना कैपिटल एलोकेशन नहीं आता। देखिए, अमीर व्यक्ति और मिडिल क्लास व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अमीर व्यक्ति अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करता है और मिडिल क्लास व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बना लूं, जिस वजह से वो मारा जाता है, गलतियां करता है वहां जिस पे। वजह से वो गलती करता है। तो अमीर लोगों के माइंडसेट से करना चालू कीजिए। जैसे आप अमीर लोगों के माइंडसेट से करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अमीर बनने लग जाएंगे। जैसे अभी आपने अमीर और एक आम आदमी के माइंडसेट की बात की, लेकिन दरअसल ये सब एक स्टेट ऑफ माइंड है। लोग चाह करके भी निकल नहीं सकते, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ है। बहुत सारे उसके ऐसे खर्चे होते हैं जिसके बोझ तले वो दबा हुआ है। तो ऐसे में वो डरता है, तो वो उसका जो माइंडसेट है वो उसको निकलने नहीं देता। तो कैसे वो उस माइंडसेट से जो है वो निकले और थोड़ा सा रिस्क लेने की उसके पास एक कैपेसिटी है, ठीक, क्योंकि अमीर वही बनता है जिसके पास रिस्क लेने की पावर होती है। तो इस माइंडसेट से कैसे बाहर निकले? देखिए, ये माइंडसेट जो ईएमआई क्यों बनती है? आप उधार लेते हो इसलिए बनती है। बिल्कुल। आप उधार क्यों लेते हो? आप उधार लेते हो घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, आईफोन लेने के लिए, वेकेशन करने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए। अब मुकेश अंबानी जी ने अपने बच्चे की शादी की, लोगों ने बोला बहुत पैसा खर्च कर दिया। कहाँ खर्च किया? आप उनकी नेटवर्थ देखो और उनका खर्चा देखो। यही एक आम इंसान के बच्चे की शादी होती है तो वो शायद 1 करोड़ खर्च करता है, पर उसमें से 50 लाख रुपए उधार का होता है और 50 लाख रुपए उसने जीवन भर संभाला होता है बचा। बिल्कुल। हम क्या है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए, सॉरी वापस लेंगे इस सेक्शन को, वापस लेंगे। तो हमारे को क्या समझना है, जो ईएमआई है वो उधार की वजह से, और उधार किसी ना किसी लाइफस्टाइल एक्सपेंस की वजह से। अब अगर आपको उधार नहीं चाहिए, उधार ना होना आपको बहुत ताकत देता है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं महाभारत का। एक बार क्या हुआ, जब पांडवों को वनवास भेज दिया गया था तो ये सारे जा रहे थे, बड़े थके हुए थे, प्यास लगी थी। तो नकुल या सहदेव में से एक जो है का एक पानी की झील थी, वहां गए, पानी पीने लगे तो यक्ष महाराज आए। उन्होंने कहा तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो तब पानी पीना, नहीं तो मर जाओगे। उसने सुना नहीं, वो पानी पिया, मर गया। फिर दूसरे वाले आए, सहदेव आए, फिर अर्जुन आए, भीम आए, फिर अर्जुन आए, फिर याद में लास्ट में युधिष्ठिर महाराज आए। उन्होंने देखा चारों मेरे भाई मूर्छित पड़े हुए हैं नीचे, तो यक्ष जी महाराज आए, बोले मैंने तो इनको बोला था, अब आपको बोलता हूँ, मेरे सवालों के जवाब दीजिए और मैं इनको सबको जिंदा कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने 124 सवाल पूछे, और जब उन्होंने 124 सवाल पूछे तो उसमें से एक सवाल था कि संसार में कौन सा व्यक्ति खुश है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे कितना भी गरीब हो, जो चाहे कितना भी गरीब हो, पर अपनी व्यवस्था के अंदर वो जी पा रहा है जी। और उस पर उधार नहीं है। तो आप सोचो, महाभारत काल में इस प्रॉब्लम का सलूशन आ चुका था, हमने फॉलो नहीं किया। तो बड़ा सिंपल है, आप पहले ना अपने रिसोर्सेज में जीना सीखिए। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने अच्छी शादी करवा दी, मैंने हनीमून कर लिया, मैंने वेकेशन कर लिया, ये जो इंस्टाग्राम की स्टोरी तो एक दिन में खत्म हो जाती है, पर ईएमआई जो है वो 5, 10, 15, 20 साल चलती रहती है। तो जब आप अपने को नियमित करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो
EMI जो में पैसा जा रहा है वो पैसा बच जाएगा, बिल्कुल। और जब वो पैसा बच जाएगा तो उसमें आप निवेश करेंगे। जब आप निवेश करेंगे तो आपकी वेल्थ बनेगी। एज बिल्कुल। सिंपल एज दैट। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर आज़ादी खून मांगती है। तो अगर आपको भी आज़ादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो शुरू में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर अपनी इनकम को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 गुना कर लो। जो देखा जाता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, ज़्यादातर अभी जो चर्चा हो रही थी, दिखावे की ज़िंदगी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। और एक फोमो, जैसे फियर ऑफ मिसिंग, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड फियर है ऑफ मिसिंग कि आउट। कहीं कोई छूट ना जाए हमसे, जी। या किसी को हम देखते हैं कि वो वहाँ पे घूम रहा है तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए, या वो इस तरीके से उसने ऐसा घर खरीदा तो हमारे पास भी ऐसा घर होना चाहिए, उसके पास ये फ़ोन है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो ऐसे में भी, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार या कोई किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, सब ये मानसिकता से ग्रसित है। ऐसे में अगर आपको इन्वेस्टमेंट की दिशा में अगर आप सोच रहे हैं, तो कैसे इस फोबिया से निकलें, इस दिखावे की ज़िंदगी। और ख़ास तौर से जो हमारा यूथ है, वो अगर सैलरी उसकी 50,000 है, लेकिन वो आईफोन लेके घूम रहा है, 1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा है, 1 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा है, और फिर बाद में जो है वो रखता है महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ें ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि महंगाई से लड़ने के लिए हम अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट से कैसे हम अपना जो है वो रखें, जिससे कि हम महंगाई से लड़ सकें। देखिए, फोमो फाइनेंस में लोग मुझसे पूछते हैं, सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे को म्यूचुअल फंड सीखना चाहिए, ETF सीखना चाहिए, क्रिप्टो सीखना चाहिए, मतलब कुछ नहीं सीखना चाहिए, फोमो से बचना सीखना चाहिए। अगर आप फोमो से बच गए ना, तो आप 99% जंग जीत गए। और अगर आप फोमो का शिकार हो गए, तो आपको चाहे कितनी भी नॉलेज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो बहुत सिंपल है, आपको फोमो से बचना है। आप यंग हैं, कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए, अपने ऊपर निवेश कीजिए, अपनी लर्निंग्स को डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, 4 गुना कीजिए, अपनी आमदनी को बढ़ाइए, और आमदनी को बढ़ा बढ़ा के फिर खर्चा करिए। लोग क्या है, जैसे ही जॉब में घुसे, पहली सैलरी से जी मैं आईफोन लूंगा, दूसरी सैलरी से मैं बाइक लूंगा, तीसरी, क्यों ऐसे कर रहे हो? 3 महीने बाद ले लेना, 6 महीने बाद ले लेना। दूसरा, कोई भी नियम नहीं है, किसी का भी कोई फाइनेंशियल नियम नहीं बना हुआ। बिल्कुल। नियम का मतलब होता है कि भाई मैं यहां पहुंचूंगा तो ये करूंगा। आप अपने लिए भी तो एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म रखो ना, बिल्कुल। कि कल को मेरी तनख्वाह जब साल की 10 लाख होगी तो मैं ये वाली बाइक लूंगा, तो आप मेहनत करोगे। अब आप ये तनख्वाह 1 साल में कर लो, 2 साल में कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी मेहनत है। फिर मेरी तनख्वाह जब 20 लाख होगी तो मैं ये गाड़ी लूंगा, जब मेरी तनख्वाह 30 लाख रुपए हो जाएगी साल की तो मैं घर लूंगा। तो आप गोल्स तो रखो अपने लिए। आप सोच रहे हो कि मैं 50,000 रुपए में पूरा जहां जीत जाऊं, तो वो तो हो नहीं सकता। फिर मैं दोस्तों के साथ बाहर भी चला जाऊं, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में भी चला जाऊं, आईफोन भी रख लूं, घूम भी लूं, रॉयल एनफील्ड भी ले लूं, सब नहीं हो सकता। और एक्टिव और पैसिव इनकम की बातें होती हैं, और दोनों होनी ज़रूरी है, और कभी भी एक सोर्स पे डिपेंड आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ज़िंदगी चल रही है, और क्योंकि एक हादसा आपको गरीबी की तरफ ढकेल सकता है अगर आपका एक सोर्स से इनकम है। तो ऐसे में आप एक्टिव और पैसिव इनकम के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एक्टिव इनकम आपको बहुत तेजी से ग्रो करनी चाहिए। अब आपको मजेदार बात बताता हूं, अभी रिसेंटली पिछले साल माननीय FM साहिबा ने हमारा इनकम टैक्स स्लैब 1 लाख रुपीस तक फ्री कर दिया जी, महीने 12 का, लाख सालाना। 12 लाख सालाना फ्री कर दिया। अब मजे की बात यह है कि पूरे भारत में जो लोग नौकरी करते हैं, उसमें से मात्र 8% लोग साल का 12 लाख से ऊपर कमाते हैं। मात्र 8% लोग। तो 100 लोग खड़ा कर दो, उसमें से सिर्फ 8 लोग होंगे जो 12 लाख से ऊपर कमा। अब ये दुर्दशा है। और आपको, अगर मैं तो कहता हूं आपको टैक्स पेमेंट में आना चाहिए, तब तो मजा आएगा। बिल्कुल। नहीं तो आप तो कमा ही नहीं रहे। आप इस बात से क्यों डर रहे हो टैक्स देना? आप कमाओ इतना कि परेशानी ना हो आपको। बिल्कुल। अगर आपको भारत देश के टॉप 1% पे आना है, तो आपकी आमदनी महीने की करीबन 3.25 लाख रुपए होनी चाहिए, साल की 40 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं वहां तक पहुंचते? बोलो सर कैसे मिलेगी? तो कैसे मिलेगी? जो व्यक्ति आज 3.25 लाख रुपए कमा रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, वो आप भी सीखो, आप भी वो चीज करो, कोई नई स्किल बिल्ड करो। भाई आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे और बोलोगे बाजार खराब है, महंगाई बढ़ने वाली है, बिल्कुल बढ़ने वाली है, और इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सिंपल। बिल्कुल। कोई भी सरकार आके आपको कोई भी वादा कर दे, वो नहीं कर सकती, क्योंकि महंगाई का काम है बढ़ना। कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ चीजें बहुत महंगी होंगी, कुछ चीजें एवरेज महंगी होंगी, पर महंगाई बढ़ेगी।
मैनेजमेंट इस पे आपको सीखना है उसे मैनेज करना जी। आपको सीखना है मैनेज करना ना। तो हमें अपने आप को ही इंप्रूव करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई सरकार हमारे लिए नहीं बचाने आ रही, कोई प्राइवेट हमें नहीं बचाने आ रहा, कोई भी नहीं हमें बचाने आ रहा। वो अपने में ही बहुत मशरूफ है, वो बहुत बिजी हैं, उनके खुद के काम पूरे हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, सवारी खुद के सामान के लिए जिम्मेदार है, ठीक है जी। तो आप अपनी मेहनत करिए, एक्टिव इनकम को बिल्ड करिए, एक्टिव इनकम में से सेविंग कीजिए, सेविंग में से इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी वेल्थ को बिल्ड कीजिए। सिंपल इक्वेशन है। और जैसे एक गोल्ड के जिस तरीके से रेट बढ़े, और जब से ट्रम्प साहब आए दुनिया में उथल पुथल मची और अचानक से सोने की रफ्तार एकदम बढ़ती गई। तो ऐसे में एक तरफ जैसे बीच में जो है फिर अचानक से फिर लोगों को लगा कि नहीं यार, गोल्ड में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, और एक प्रकार से सेफ भी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे गोल्ड को लेकर के आपका क्या परसेप्शन है? आने वाले समय में गोल्ड की रफ्तार किस तरीके से रहने वाली है और लोगों को इस दिशा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं गोल्ड को गद्दा मानता हूँ। जब आपका सारा पोर्टफोलियो गिर जाता है तो गोल्ड ऊपर रहता है, हाँ, हाँ। ठीक है, और जब सारा पोर्टफोलियो चढ़ता है तो गोल्ड थोड़ा नीचे आ जाता है। पर आपको समझना है कि पिछले कुछ सालों में सरकारों ने गोल्ड बहुत खरीदा है, तो एक स्तर के नीचे गोल्ड आना थोड़ा मुश्किल है। उसकी एक नेचुरल वैल्यू है, मेटल की वैल्यू है, और इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड का निवेश आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। अब हाँ, कितना होना चाहिए वो चर्चा हो सकती है। कोई लोग बोलेंगे 5% होना चाहिए, कोई 10% होना चाहिए, कोई 15% होना चाहिए, पर आपके निवेश का पार्ट जरूर होना चाहिए। बिना उसके आपका जो है निवेश नहीं पूरा होता। तो गोल्ड आपका निवेश होना चाहिए। अब आप बोलोगे आगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे को नहीं पता, पर हमने हिस्टोरिकली देखा है कि गोल्ड एक 15-20 साल की अवधि में आपको साल का 8 से 9% का रिटर्न दे देता है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न है, और आपको सिक्योरिटी भी देता है, और कभी कल को गोल्ड को आपको यूज़ करना है ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए, वो भी दे देता है। तो उसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ हैं। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार पहले से काफ़ी बढ़ी है, और ख़ासतौर से यूथ भी काफ़ी, जब से मतलब कि अब लगातार जो है लोग अगर उनकी कम सैलरी है तो भी वो करते हैं। तो लेकिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर मान लीजिए कोई बिगनर है, अगर वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो शुरुआती कुछ 4 या 5 ऐसे टिप्स क्या होंगे जो ज़रूर देखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिर्फ मुझे एसआईपी करनी है या स्टेटस सिंबल है कि मेरे फ्रेंड ने किया तो हमको भी कर लेना है, आंख मूंद करके उसने ऐप लिया और सीधे जो है उसने किसी में भी कर लिया, और बाद में कहता है कि नहीं यार, तो हम तो ठग गए, लुट गए, ये हो गए, वो हो गया। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक बिगिनर के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको गोल प्लानिंग सीखनी चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, जीवन के गोल्स क्या हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ना बहुत ईजी वो है, क्या कहते हैं, एक ईजी तरीका है। जैसे आप एग्जाम देते थे बचपन में, स्कूल में जाते थे, आपको पता होता था 6 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो 6 महीने बाद जब मेरा एग्जाम है तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि 6 महीने बाद एग्जाम है, आपको क्लैरिटी है, सेमेस्टर का एग्जाम है। पर अगर ये क्लैरिटी आपको नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, 5 साल बाद शादी करनी है, 8-9 साल बाद घर खरीदना है, फिर कुछ सालों बाद बच्चों की पढ़ाई होगी आपके, ठीक है, हर साल आपको वेकेशन पे जाना है, और फाइनली आपको रिटायरमेंट चाहिए। तो ये आपके ज़िंदगी के गोल्स हो गए। कुछ बड़े 7-8 गोल्स होते हैं जीवन के, उससे ज़्यादा गोल्स होते नहीं हैं। हर गोल के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और यही प्लान जो है करने के लिए एसआईपी आपका बेस्ट माध्यम है। अब क्यों एसआईपी आपका बेस्ट माध्यम है? क्योंकि आपकी तनख्वाह महीने महीने आती है, आपके पास लमसम पैसा नहीं होता, आपके पास मोटा पैसा एक बार में नहीं होता। तो आप एसआईपी करते हो क्योंकि छोटी छोटी तनख्वाह आ रही है, उसी में से आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। अच्छा, मार्केट ऊपर है, नीचे है, आप ऊपर है तो भी खरीद रहे हो, नीचे तो भी खरीद रहे हो, फिर ऊपर है तो भी खरीद रहे हो, नीचे, तो वो एवरेज हो जाता है प्राइस। और लंबे समय में हमने देखा कि मार्केट्स ने एक पॉजिटिव जो है ग्राफ दिया ही है। तो एंड ऑफ द डे आपको पहले तो गोल प्लानिंग सीखनी चाहिए। गोल प्लानिंग के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और उसी के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए, और उस पर टिके रहना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है नवनीत जी, कि लोग टिक नहीं रहे, बड़े ताव में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि चलो डाउनलोड कर लेते हैं, डाल देते हैं, फिर 3 महीने बाद निकल जाते हैं। रातों रात अमीर बनने का वो। रातों रात अमीर तो देखो, आप सिर्फ एक ही तरीके से बन सकते हो भाई, या तो एक ऐसी लड़की या लड़के से शादी कर लो जो बहुत अमीर है, ये एक तरीका है, या एक बैंक लूट लो, ठीक है, और बस यही 2 तरीके मेरे को समझ आते हैं, पर दोनों लीगल नहीं है। तो चलो, पहला तो फिर भी आपका नसीब हो सकता है, पर दूसरा तो लीगल नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अमीर जल्दी बनना है तो एक्टिव इनकम पे फोकस करो, और अगर आपको
आराम से वेल्दी बनते रहना है, धीरे धीरे आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप निवेश पे फोकस करें। अच्छा, एक स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि जब सब लालची हों तो उस समय आप सावधान रहो, जी, और जब सब लोग डरे हुए हों उस समय आप लगा दो। तो क्या इससे सहमत हैं आप इस लाइन से? बिल्कुल सहमत हूँ, कैसे? बिल्कुल सहमत हूँ। और ये ना आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अभी मैं आपको जैसे बताता हूँ क्या हुआ कि सन 2008 में जब मैंने एसआईपी चालू करी, तो उसके बाद मार्केट 63% गिरी, 63%। जी। तो 100 की मार्केट 37 रह गई, मेरी एसआईपी चल रही है। तो जब वो नीचे जा रही है, एसआईपी चल रही है, फिर वो वापस ऊपर आई, एसआईपी चल रही है। 5 साल बाद मार्केट वापस उसी स्तर पे आई जहां से वो गिरना चालू की थी, मेरे पैसे डबल हो गए। आप सोचिए, मार्केट अभी उसी स्तर पे है जहां जी। से चालू हुई थी, जी। पर मेरे पैसे डबल हो गए। क्यों डबल हो गए? क्योंकि मैं हर बार निवेश कर रहा था। और अगर मैं मार्केट नीचे गिरती तो निवेश ना बंद कर देता, तो 5 साल बाद मेरा 0 रिटर्न होता। जी। पर क्यों मेरा रिटर्न डबल बना, मेरा पैसा डबल क्यों हुआ? क्योंकि वो नीचे जब जा रहा था तब भी मैं निवेश कर रहा था, जब वो बॉटम पे पहुंचा तब भी मैं निवेश कर रहा था, जब वो वापस ऊपर चढ़ा तब भी मैं निवेश कर रहा था। पेशेंस रहा आपके मेरे पास। में पेशेंस था। तो जब मैंने पहली बार ये मैजिक देखा तो मैंने बोला कि यार मतलब नीचे निवेश करना है तो समझदारी का काम। फिर यही हुआ, 2020 आया, कोविड, 37% मार्केट गिर गई एक ही 2 महीने के अंदर। मैंने कोई भी अपना निवेश बंद नहीं किया, रादर मैंने निवेश बढ़ा दिया। मेरी इनकम बंद नहीं हुई थी। काफ़ी लोगों की उस टाइम इनकम बंद हो गई थी, मेरी इनकम बंद नहीं हुई, मेरा जॉब चल रहा था। एक और है, जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो प्रायोरिटी क्या देना चाहिए? क्या आपका फोकस है? उस फोकस के लिए कब आपको मिड कैप में जाना चाहिए, कब आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए? इसको लेकर के क्या सुझाव है? देखिए, पहले ना स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप समझ लेते हैं होता क्या है। होता क्या है? जी। ठीक है, हमारे देश की लिस्टेड कंपनीज है, 6000 के आसपास लिस्टेड कंपनीज है। हर कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जिसमें उसके नंबर ऑफ शेयर्स को उसके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके 1 करोड़ टोटल शेयर्स हैं और उसका प्राइस आज 1000 रुपये चल रहा है, तो उसकी मार्केट कैप हो जाती है 1000 करोड़। 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आप भारत देश की सारी 6000 कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में डाल दो, यानी सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंपनियों की और लास्ट में सबसे छोटी कंपनियों की। तो सबसे ऊपर आती है रिलायंस, जी। फिर आता है HDFC, TCS, इस तरह से आता है। तो जो पहली 100 कंपनी होती हैं इस ऑर्डर में, उनको कहा जाता है लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज। इसमें जो लास्ट कंपनी होगी वो करीबन 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की होगी, तो बहुत बड़ी कंपनी। बहुत बड़े। अगली 150 कंपनीज को मिड कैप कहा जाता है, मीडियम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी जो पहली कंपनी होगी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लाख करोड़ होगी। बिल्कुल। अब वो नीचे आते आते 33,000 34,000 करोड़ पहुंच जाती है, और उसके आगे की सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कहा जाता है। पर उसमें भी पहली 250 कंपनीज जो है उसको आप पकड़ लीजिए। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये स्मॉल कैप तो होती हैं, पर ये फिर भी अच्छी कंपनीज होती हैं। अब ये हो गई भारत देश की टॉप 500 कंपनीज, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप। आप इन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए, इससे ज्यादा आपको लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं। अब कब, कितना, कहां इन्वेस्ट कीजिए? अगर अपने पास 100 रुपए हैं तो जी। कितना कहां डालें? अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन लंबा है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, मतलब रिस्क का मतलब आप मार्केट को नीचे जाते हुए देख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को हल्का सा नीचे जाते हुए देख सकते हो, तो इन दैट केस ज्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दीजिए, क्योंकि उसमें ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा है। ज़्यादा। ठीक है जी। पर अगर आपको लगता है जी मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो मतलब पांड बच जाएगा मेरा, तो मैं इतना नहीं कर सकता, तो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में डाल दो और छोटा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दो, बस इतनी बात है। पर इनमें तब डालो जब आपका अवधि एटलीस्ट 7-8 साल से ज्यादा हो। अगर आपका गोल 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, तो फिर आप इनमें मत डालो, फिर आप डेट में डालो। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं तो प्लॉट खरीदना और फ्लैट खरीदना भी, ये दो चीज़ें होती हैं, और आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, फ्लैट पे काफ़ी वीडियो आपने बना रखे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है, रहने के पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्लॉट लेकर के घर बनाओ या फ्लैट लो, नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप प्लॉट लेना पसंद करेंगे या फ्लैट लेना पसंद करेंगे? मैं प्लॉट लेना पसंद करूँ। रीजन? देखो, पहली बात यह है कि फ्लैट लेते ही आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और ये सब बहुत बढ़ जाते हैं, और इमीडिएटली फ्लैट जैसे हैंडओवर होगा तो आपका मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। सेकंड है, एक बार फ्लैट बन गया तो बहुत कम चांस होता है कि वो बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि उसी लोकेलिटी में एक और बिल्डिंग आ जाएगी जो बहुत अच्छी होगी। तो फ्लैट ना एक रिप्लेसेबल एसेट है, लैंड रिप्लेसेबल नहीं है। अगर एक लोकेशन पे वो जमीन है तो उतनी जमीन है,
तो कल को फ्लैट उस पर कितने भी बन सकते हैं, पर जमीन उतनी ही है। तो जमीन का अगर आप निवेश करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड, आपको यह ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं जमीन का निवेश कर भी रहा हूं तो मैं उस पैसे से करूंगा जो मैं लंबे समय के लिए भूल सकता हूं। ठीक है, उस पैसे से करूंगा जो मैं लंबे समय के लिए भूल सकता हूं, 8 साल, 10 साल, 15 साल। पहले जमाने में क्या होता था, बेटी पैदा होती थी घर पे तो बोलते थे चलो इसके नाम पे प्लॉट ले लो, शादी पे काम आएगा। तो यानी 25 साल के होराइजन के साथ निवेश किया जाता था कि बेटी की शादी 25 साल की उम्र में करेंगे हम, तो उसके लिए हमने एक प्लॉट लिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको प्लॉट में लंबे समय का होराइजन लेना पड़ता है और आपको मानना पड़ता है कि लंबे समय में आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो प्लॉट वर्सेस फ्लैट में तो मैं प्लॉट ही करूंगा, डेफिनेटली प्लॉट करूंगा। और अगर इसे फ्लैट की बात होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आप लोन से फ्लैट ले रहे हो और दूसरी तरफ क्या है, आपको एक रेंट पे फ्लैट लेने का ऑप्शन है, तो क्या बेटर रहेगा किस हैसियत के व्यक्ति के लिए? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप घर ले लीजिए। अब अफोर्ड का डेफिनेशन क्या है, अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना है तो पहले तो 20-25 लाख आपको अपनी जेब से डालना है, ठीक है। उसके बाद अगला 70-80 लाख रुपए आपको लोन लेना है, यानी आपकी महीने का किश्त बनेगी 65-70 हजार रुपए। बिल्कुल 65-70 हजार की किश्त देने के लिए आपकी आमदनी करीबन 1.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपकी आमदनी 1.5 लाख है और आपके पास 25 लाख रुपए आज जमा हैं तो आप ले लीजिए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यही 1 करोड़ का घर आपको अगर आप भाड़े पे जाएंगे तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे ना, आपको अपफ्रंट कुछ देना 20 लाख रुपए, आपको सिर्फ 20,000 रुपए देने और आपका काम हो जाएगा। अब चॉइस आपकी है, क्या आपको लगता है कि आप अभी इस शहर में लंबा समय रहने वाले हो या बहुत ज्यादा समय रहने वाले हो, या आपको लग रहा है इस शहर से अगले 2 साल में मैं तो बाय बाय हो जाऊंगा, तो आप मत लो घर उसमें, ठीक है। अगर आपको लगता है जी क्या कहते हैं मैं सेटल होना चाहता हूं, मेरे बच्चों के लिए मेरे को चाहिए, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, पर फाइनेंशियली आपको ये देखना चाहिए कि आपकी आमदनी का 40% से ऊपर का ईएमआई नहीं होना चाहिए। आमदनी का 40%? 40%। अगर आपकी 1.5 लाख की आमदनी है तो 60,000 से ऊपर की आपकी किश्त नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां होती है जब लोग अपनी आमदनी का ऑलमोस्ट 80%, 70% ईएमआई दे देते हैं। आप जिंदगी जियोगे कैसे, बाकी खर्चे कैसे करोगे? तो इसीलिए आवश्यकता बहुत जरूरी है कि आप अपने इक्वेशन को चेक कर लीजिए, अगर उस इक्वेशन में मामला बैठता है तो करिए घर, कर लेना चाहिए। और लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने फ्लैट में मोटा पैसा आपने कर दिया, आपने लोन भी कर लिया और अपनी जो भी सेविंग्स है वो भी डाल दिया, और कई बार जैसे ये हुआ था कि पैसे से पैसा बनता है। जैसे एक है कि आपको कुछ, आपके पास मान लीजिए 20 से 25 लाख रुपए हैं, आप एक तरफ आप ये सोचते हो कि हम, ऐसा है कि इसमें से 15 लाख 20 लाख रुपए अगर आपके पास है, 15 लाख रुपए हम SIP में करते हैं और उससे जो पैसा जो करेगा बाद में, जब हमारे पास एक एसेट होगा हम फ्लैट लेंगे। और वही दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ या 2 करोड़ या 1.5 करोड़ या 80 लाख रुपए का आप घर ले रहे हैं, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये रेंट पे उपलब्ध है, तो इसमें क्या चूज करना चाहिए? देखिए, वापस स्थिति के हिसाब से आइडियली तो अगर आप यंग हैं तो आपको घर नहीं लेना चाहिए, आपको SIPs में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में वो आपको बेटर रिटर्न्स देगा। बिल्कुल। पर अगर आपके लिए ये है कि आप अभी ओल्ड हो चुके हैं, आपको सेटल होना है, आपको लग रहा है कि आपकी आमदनी ठीक ठाक है, आपके पास सेविंग्स हैं ताकि आप घर ले सको, आपके वाइफ आपके बच्चे बोल रहे हैं कि घर लेना ही लेना है, तो देन यू कैन गो फॉर अ हाउस। बट अगर आप यंग हैं तो मैं तो थोड़ा सा अगेंस्ट रहूंगा कि आप पहले अपना वेल्थ क्रिएट कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, और वो बांध देता है घर ना, आपको एक लोकेशन से बांध देता है। कल को आपको दूसरी लोकेशन में जॉब लगी, बेनिफिट ज्यादा मिला, तो आप कैसे जाओगे वहां पे? बिल्कुल। एक ये भी चीज़ होती है, जिस तरीके का ज़माना है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग होते हैं, उनकी जॉब चली जाती है या कहीं वो बीमार पड़ गए या कहीं कुछ हादसा हो गया, तो इमरजेंसी फंड की उनको ज़रूरत होती है। तो इमरजेंसी फंड का क्या रेशियो होना चाहिए? कम से कम कोई भी व्यक्ति हो, जो भी नौकरी पेशा हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, उसको उतना कम से कम पैसा रखना चाहिए। देखिए, आपको अपने खर्चों का 6 महीने का पैसा हमेशा एक FD में रखना चाहिए। 6 महीने आपके पास होने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोविड आया, लोगों की जॉब चली गई। अब अगर उस दिन एक आदमी के पास बिल्कुल सेविंग्स नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्या जवाब देगा घर पे वो अपने माँ बाप को, वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को? क्या जवाब दोगे आप कि भाई मैं इतना नहीं कमा सका कि तुम्हारे लिए मैं जो है ऐसी विपदा आपदा आ गई तो 5 महीने 6 महीने निकाल सकूं? तो 6 महीने काफ़ी होते हैं। 6 महीने में आपको एक सेटल्ड हो जाता है मामला कि चलो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। धीरे धीरे इस 6 महीने को आप 12 महीने ले जाओगे, बहुत अच्छा है। 12 महीने तो और आपको सेफ लगेगा कि भाई चलो ठीक है, मेरी सेफ्टी है मेरे पास। तो 6 महीना मिनिमम आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और उस फंड को आप एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए।
ये मत सोचिए कि मेरे को रिटर्न्स कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ये होगा वो होगा। ये वो पैसा है जो आपके रिटर्न्स के लिए नहीं बना है, या वो पैसा है जो आपकी सेफ्टी के लिए बना है। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट, बाद में रिटर्न्स आते हैं। तो पहले सेफ्टी कर लीजिए, फिर तो ये कहने वाला जो इमरजेंसी फंड है, ये आपकी सैलरी नहीं बल्कि जो आपके हर महीने के जो खर्च है उसका 6 गुना। हाँ देखिए, सैलरी का क्या करना, हो सकता है सैलरी आपकी 1 लाख है, बिल्कुल खर्च आपका 20,000 है। बिल्कुल अब आप 6 लाख रुपए का फंड जमा करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर बिल्कुल 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000 हो सकता है 3-4 महीने में आप जमा कर लें। बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ लोगों के वैसे बच्चे हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं वो, तो मान लीजिए बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि 15 साल बाद क्या स्थिति रहेगी, कैसे रहेगी, तो उनको इन्वेस्टमेंट का क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए बच्चों के एजुकेशन हो सकता है उनके पास उस समय जॉब ना हो, लेकिन वो ऐसा क्या करें कि उनसे 15 या 20 साल बाद जब भी उनका बच्चा जो है एक मतलब कि चाहे वो आगे बढ़ने लायक हो या पढ़ाई एजुकेशन के लायक हो या शादी ब्याह करना हो, तो उनको फिर किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, गोल प्लानिंग, जी अगर आपके बच्चे को आपको 15 लाख रुपए चाहिए जी आपको 20 साल, 18 से 20 साल बाद, जी जब उसको बाहर भेजना है, तो आप मजेदार बात सुनेंगे कि आज अगर आप सिर्फ 1,500 रुपए की SIP करते हैं, कितने की? 1,500 रुपए की कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 1,500 रुपए की महीने की SIP करेंगे 18 से 20 साल तक, आपके पास 15 लाख रुपए होंगे। तो अब आप सोचिए, आपका बच्चा कवर हो गया, 1,500 रुपए महीना आपने डाला, 2 बच्चे हैं तो 3,000 हो गया। तो एक्चुअली गोल प्लानिंग जब आप करते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है कि आप अपने गोल्स, सारे लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, कहीं भी आपको गोल्स अचीव करने में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो 2-3 चीजें आप कर सकते हो। अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ ताकि आपका निवेश बढ़ जाए, या फिर गोल को दूर कर दो कि चलो मैं 15 साल की जगह 20 साल में मेरे को पैसे मिल जाए, 25 साल में मिल जाए, ठीक है। या अपना सेविंग्स रेट बढ़ा दो कि कमाई तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा, पर सेविंग्स रेट बढ़ा दो। तो इन्हीं सब के बीच का आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा कि मेरे को ये क्या करना है। आपका ना जीवन का रोड मैप बन जाता है। देखिए, जैसे आप गूगल मैप्स खोलते हैं, तो गूगल मैप्स को अगर आप जहां भी हैं, उसके बाद गूगल मैप्स को बोलते हैं मुझे रास्ता दिखाओ, तो गूगल मैप रास्ता दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। वो पहले पूछेगा एंटर योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल। तो एंटर योर डेस्टिनेशन इज योर गोल। मैं सुबह निकला ईस्ट ऑफ कैलाश से, मेरे को आना है नोएडा, तो मैंने एंटर योर डेस्टिनेशन किया, तो उसने बता दिया 45 मिनट लगेंगे, ये रास्ता है। तो उसने टाइम भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया। तो गोल तो डालो पहले। आप गोल डाले बिना कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। तो जिस तरह जीपीएस आपको बिना गोल डाले कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, समय नहीं बताएगा, उसी तरह आप फाइनेंशियल गोल जब तक नहीं बनाओगे अपना, तो कितना SIP करना है, किस में पैसा डालना है, कहां डालना है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब पूरा एक आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा कि हम 10 साल बाद हमारे खर्चे क्या होंगे, 15 साल बाद हम अपने को देखते कहाँ हैं। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट बना करके फिर हमको एक डिसीजन लेना होगा कि हम किस पार्ट को कहाँ पे डालते हैं, बस क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में इन फ्यूचर में क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। बस। अब ये सब काम करने में आपको मात्र 1-2 घंटा चाहिए। जी अगर आप खुद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ जाओ, कर लो भाई। पेट खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हो ना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर आपके फाइनेंस खराब है तो किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास अच्छा, चले एक जाओ। और कन्फ्यूजन होता है कई बार, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जो है ओपिनियन देते हैं, तो कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं हम किसकी सुने, और कई बार उनके ओपिनियंस में काफ़ी कंट्राडिक्टरी भी होता है। तो ऐसे में क्या है, सही बिजनेस कोच कौन है, इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, सही बिजनेस कोच वो है जो आपको लालच नहीं देता। अगर कोई बोलेगा ना आप अपना पैसा डबल कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो, 10 गुना कर सकते हो, उसके पास नहीं जाना, कभी नहीं जाना। वो सिर्फ आपको स्कैम करने हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अपने गोल्स के हिसाब से प्लान करो, अच्छा रिटर्न्स बनाओ, अच्छे से इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, सट्टेबाजी मत करो, तो ऑब्वियसली वो आपके भले की बात कर रहा है, तो उसके पास जाइए, बात करिए। और जब आप 3 लोगों से, भाई जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम अगर घर का काम भी कराते हैं ना, तो 3 कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं। बिल्कुल। तो तीनों कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा कुछ बोलता है, आपको समझ आ जाता है मोटा मोटी क्या है। मिलिए ना, 2-3 लोगों से मिल लीजिए। आपके फाइनेंस की बात है भाई, आपके फ्यूचर की बात है, इतना नहीं करोगे क्या? एक जैसे यूथ आजकल का वो क्रेडिट कार्ड पे जी रहा है, और क्रेडिट कार्ड भी एक ट्रैप कहा जाता है, बैंकों का ट्रैप। इसको किस रूप में देखते हैं? क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे पूरे करने चाहिए? मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। समझिए, आज एक 22 साल का लड़का लड़की पढ़ाई करके बाहर निकले और उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, पहली बार बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है जी। अब उनको लोन लेना है, क्या उनको लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के लिए वो अदृश्य है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं कह रहा हूँ वो अदृश्य है। तो अब उनको अपना
क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना पड़ेगा, जिसे सिबिल कहा जाता है। ठीक है, अब जो सिबिल कहा जाता है उसमें जब आप ज्वाइन करते हैं, मतलब जब आप आते हैं मार्केट में, तो आपका स्कोर -1 होता है। वैसे आपका स्कोर 0 to 800 के बीच में होता है, पर जब आप नहीं होते मार्केट में तो -1 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपको जानता नहीं है। अब जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आया, नवनीत जी मुझे उधार दे दीजिए, आप नहीं दोगे, मैं आपको नहीं जानता संजय जी, मैं कैसे उधार दे दूँ? फिर मैं आपके साथ एक रिश्ता बनाता हूँ, फिर मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 10,000 उधार दीजिए, मैं दे देता हूँ, मैं आपको 10,000 वापस करता हूँ। फिर अगली बार मैं आके बोलता हूँ नवनीत जी 50,000 दे दीजिए, बोलते हाँ यार पिछली बार दिया था 50,000 देता हूँ, 50,000 वापस कर देता हूँ। तो मैं अपना रिश्ता बना रहा हूँ, अपना क्रेडिट स्कोर बना रहा हूँ आपके साथ। इसी तरह आपको बैंक के साथ बनाना है। अब आप नए हैं सिस्टम में, बैंक के साथ आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो कैसे बनाओ? क्रेडिट कार्ड इज द ओनली मेथड टू डू दिस। आप एक FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसको खर्च करना चालू करिए, देखिए आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। उसके अलावा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, उसके अलावा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को नियमित तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है? जैसे क्रेडिट कार्ड आता है तो भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और ये मिनिमम ड्यू दे दो। 10,000 का बिल है, 200 रुपये मिनिमम ड्यू, चलो तो मिनिमम ड्यू दे दो। अरे क्यों भाई, पूरा दो जो बनता है। पागल जैसा खर्च मत करो, नियमित तरीके से खर्च करो। अब जो भी चीज़ आप नियमित तरीके से नहीं करोगे तो वो आपको इम्पैक्ट तो करेगी। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा टूल है, बस प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको यूज गलत तरीके से कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, ये फर्क है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया टूल है, इससे अच्छा तो कोई टूल है ही नहीं। तो संजय जी बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। आपने जिस तरीके से सरल भाषा में हमारे सभी दर्शकों के सामने आपने बताया कि वो इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या गोल रखें, क्या सावधानियां बरतें, किस तरीके से एक 5,000 15,000 रुपये से भी वो कैसे, या 50,000 रुपये की कमाई से भी कैसे वो करोड़पति बन सकते हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट से वो कैसे एक बड़े इन्वेस्टमेंट तक जा सकते हैं। आपने बहुत ही करीने से, बहुत ही बेबाकी के साथ सारे सवाल के जवाब दिए, और ये भी यूथ को बहुत सारे आपने सजेशन भी दिए कि वो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और आपने ये भी बताया कि कैसे वो अपने भविष्य को एक अच्छे तरीके से ढाल सकते हैं, और उसके लिए आप महंगाई से भी आप लड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने जवाब दिया, और उम्मीद करेंगे कि फिर एक नए विषय के साथ, कुछ आर्थिक मामलों पे फिर आपके साथ बैठेंगे, और इसी तरीके से एक सरल भाषा में रोचक तरीके से आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।